नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आपको ध्यान होगा कि चाइना पर किस तरीके से टैरिफ इम्पोज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि 2 अप्रैल से शुरू हुआ। 54% टैरिफ उन्होंने चाइना पर लगाया और चाइना ने उसका जवाब दिया है। और चाइना ने अपने जवाब में क्या कहा है, उसके डिटेल्स आपको बताते हैं। अब ये व्यापार युद्ध नहीं तो और क्या है। व्यापार युद्ध के मैदान में एक नया धमाका हुआ। शुक्रवार को चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% का तगड़ा टैरिफ थोप दिया। ये कदम ट्रंप प्रशासन के हालिया टैरिफ हमले का करारा जवाब है। बीजिंग ने साफ कर दिया कि वह इस खेल में पीछे नहीं हटेगा। टैरिफ की इस जंग में न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी हलचल मचा दी है। क्या यह आर्थिक शीत युद्ध की शुरुआत है या फिर बस एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े से डिटेल्स और बता देती हूं कि दरअसल चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। बीजिंग ने कहा कि वह 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में ही चीनी आयात पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ करार देते हुए दावा किया था कि ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार में संतुलन लाने के लिए जरूरी है। लेकिन चीन के इस जवाब ने दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे व्यापार युद्ध को और गहरा कर दिया है। अब इससे क्या संकट पैदा होंगे, इससे क्या नफा और नुकसान होगा, वर्ल्ड ऑर्डर इससे किस तरीके से इंपैक्ट होगा, आज इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय कपूर है, वरिष्ठ पत्रकार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत और धन्यवाद। सिद्धार्थ, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में संजय कपूर से शुरू करती हूँ कि संजय, इसको क्या कहेंगे? क्या ये एक ट्रेड वॉर की शुरुआत है या केवल एक शक्ति प्रदर्शन, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कि नहीं ठीक है अमेरिका करेगा तो हम अमेरिका को जवाब देंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं कि जैसे आप है ना पहले कह रही थी कि है ना ये सिर्फ थोड़ी देर का शक्ति प्रदर्शन है, उसके बाद सब चीज़ शांत हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, सोची समझी पूरी कोशिश है। ये पहले से अनाउंस करा गया था ट्रंप ने कि वो टैरिफ लगाएंगे, उसके लिए भी काफ़ी तैयारी करी थी। अब ये चीन पहले वाला मुल्क नहीं है कि जो बहुत कमज़ोर हो। चीन के पास काफ़ी ताकत है, उसकी जो इकॉनमी है वो कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है, अमेरिका से काफ़ी मिलती-जुलती है। और कहने का मतलब ये है कि अगर वो 34% उन्होंने कहा है कि इस टैरिफ लगाएँगे अमेरिकी चीज़ों के ऊपर, तो आप मान लीजिए कि अमेरिका को भी काफ़ी हद तक परेशानी उठानी पड़ेगी। उनकी ये तमाम चीज़ें जो कि अमेरिका जो चीन से बन के आती हैं, उन पे अगर चीज़ों को टैरिफ लगा देंगे, तो वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे, कैसे झेलेंगे, वो देखने वाली बात है। मुझे याद पड़ता है अभी तो कल या परसों की बात है कि वहाँ का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उसने विनती करी थी और बाकी देशों से कि रिटेलिएट ना करें, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि रिटेलिएट करने से ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। क्योंकि अगर आप गौर करें कि कनाडा ने भी जिस तरीके से रिटेलिएट करा है, उसका खामियाजा अमेरिका की जनता महसूस कर रही, उठा रही है और आने वाले दिनों में स्थिति और बदतर हो सकती है। पर चीन ने जो बदले की भावना से करा है, जो कि जायज़ भी है, वो मेरे ख़्याल से बहुत गंभीर है। उसका आज है ना साफ उसका असर दिखाई पड़ रहा था स्टॉक मार्केट पे। जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट है, वो करीब 1000 पॉइंट गिरा है और गिरने की संभावना है। अलग-अलग सेक्टर्स में जैसे-जैसे महसूस होगा, वैसे मेरे ख़्याल से उसका नतीजा नज़र आने लगेगा। लेकिन तो संजय, देखिए और सिर्फ हिंदुस्तान 34, जी, लेकिन सिर्फ 34% टैरिफ ही लगाने की बात, जवाबी टैरिफ लगाने की बात चाइना नहीं कर रहा है। उसने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की भी बात की है। अब जैसे कि चाइना ने ये कहा है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनका जो निर्यात है उस पर नियंत्रण होगा और उसको और सख्त करने की घोषणा कही गई है। अब ये जो एलिमेंट्स हाईटेक उद्योगों में जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है, ये कैसे, और ये कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए सप्लाई चेन में एक बड़ी बाधा बन सकता है। तो ये कितना बड़ा रोड ब्लॉक होगा या फिर कितनी बड़ी और चुनौती अमेरिका के सामने हो जाएगी?
अमेरिका के एक नागरिक हैं फिलहाल, जो कि जिनका नाम है एलॉन मस्क। उनकी कंपनी काफ़ी, मेरे ख्याल से उसको परेशानी होगी। वो जितने भी इस तरीके के रेयर अर्थ में जितने भी मेटल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ईवीज में और गाड़ियों में और तमाम और चीज़ों में। तो अगर आप देखें दुनिया भर में उनके शेयर बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। और जैसे ही चाइना ने ये एक्सपोर्ट कंट्रोल करा है और रेयर अर्थ में जो मेटल्स को कंट्रोल करने की बात करी है, तो उससे इनका जो शेयर है प्राइस, वो और भी तेज़ी से गिरेगा। और मुझे लगता है कि किसी तरीके से इलोन मस्क जो गो बिटवीन थे अमेरिका और चीन के बीच में, वो चीज़ वाला खत्म हो गई, क्योंकि ये बात साफ दिखाई पड़ रही है कि इलोन मस्क की बात भी नहीं सुन रहे हैं ट्रम्प साहब। अगर ऐसी बात है तो कहने मतलब कि इस समय स्थिति काफ़ी नाजुक है। जो ट्रम्प के का नज़रिया है अपने मुल्क के बारे में, वो ज़रा ज़्यादा संगीन नज़र आ रहा है बनस्पत इलोन मस्क जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इलोन मस्क का मुनाफा उठाने का हर चीज़ में एक बड़ा मकसद था। परंतु यहाँ पर कुछ और चीज़ हो रही है, कुछ और लड़ाई तेज़ हो रही है, और ये आगे चल के मेरे ख्याल से और ऐसी शक्ल लेगा कि जिसका हम लोग अभी परिणाम नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल से कुछ जो इतने भी जानकार लोग हैं उनको एक किताब है या डॉक्यूमेंट है जिसको हेरिटेज फाउंडेशन ने तैयार किया था, प्रोजेक्ट 25, उसको और गंभीरता से पढ़ना चाहिए कि वही सब जो चीज़ करने की उन्होंने बीड़ा उठाया था वही उठाया जा रहा है कि कुछ और करा जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी संगीन बात है। संजय, लेकिन क्या गारंटी है कि अमेरिका यहाँ से और सख्ती ज्यादा नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है और मैं पढ़ रही हूँ कि चाइना प्लेड इट रॉन्ग, दे पैनिक्ड, द वन थिंग दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू, दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिटन ऑन ट्रूथ सोशल। इसका मतलब ये है कि वो इस चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर ये सख्ती और ज्यादा बढ़ती है तो फिर ये पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा संकट हो जाएगा। ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। देखिए, अगर आप देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने को बहुत बड़ा नेगोशिएटर समझते हैं। ये सोचते हैं कि हर किसी के साथ दीज आर बेसिकली अ डील मेकर। और यहाँ पर अगर चीज़ें बेकाबू हो रही हैं तो इसका मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि चीन है ना वो करेगा। तो जो डील ब्रेकडाउन हुई है इसमें इलॉन मस्क की शिकस्त हमें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इलॉन मस्क ने कुछ हद तक ये आश्वासन दिया होगा चीन को, क्योंकि चीन काफ़ी समय से खामोश बैठा हुआ था। उसने, अगर आप गौर करें तो ये इसके बारे में, टैरिफ के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करी। कल के बाद वो इस पूरा सर्कुलेशन में आया, और वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ब्रेकडाउन हुई है टॉक्स की इन लोग के बीच में। और यहाँ पे चीन ने रिएक्ट करा है। उसके बाद इलॉन मस्क तो अपनी जगह थे, परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही ये जो ट्विटर का है सिमिलर हैंडल है ट्रूथ, उस पर ये सब बात करी है। तो उसका नतीजा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि काफ़ी परेशानी में है वो, और इसका ये जानते हैं कि इसका खमियाजा उनकी आम जनता को उठाना पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री इस समय डामाडोल हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इससे ना गुब्बार से निकलेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है संजय कि कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर अमेरिका को सोचना पड़े कि कुछ चीजें हम विड्रॉ कर लें, कोई रोल बैक हम किसी तरीके का कर लें? क्योंकि ये जो दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का व्यापार युद्ध नजर आ रहा है और जो एस्केलेट होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, तो इससे तो पूरा विश्व को नुकसान होगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई इसमें मध्यस्थता कर सकता है, या फिर अमेरिका और चाइना के बीच में कोई पड़ेगा ही नहीं? किसकी हिम्मत होगी, क्योंकि सभी के ऊपर टैरिफ ठोके जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में ये जो हुआ है, तो उम्मीद है कि अगर ट्रम्प बैक ट्रैक करते हैं तो उनको एक पूरे दुनिया में इम्प्रेशन जाएगा कि उनका भूता नहीं है कि किसी से लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर स्थिति ऐसी हो रही है कि आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते हैं, जैसे इन्होंने कनाडा में अगर गौर करें, कनाडा में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि और टैरिफ लगाएंगे, परंतु पहले राउंड के बाद ही खामोश हो गए। और जो वहाँ का राष्ट्रपति है, नया प्रधानमंत्री है कार्नी, उसने बहुत सख्ती से है ना एक पोजीशन ले रखी है कि है ना वो उनके खिलाफ है ना कई सारे कदम उठाएगा। तो इस माहौल के अंदर वो थोड़ा बच के चल रहे हैं, पर उनको ये भी पता है कि अगर है ना वो बैकआउट करते हैं अभी, तो उनकी जो पूरी कैंपेन है, पूरे दुनिया को इन्होंने झकझोर दिया है, वो कैंपेन अपने आप में बैकफायर कर जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसका उनको आकलन मेरे ख्याल से होगा या उनको लेना पड़ेगा
कि ये इनका जो कैंपेन है वो कहाँ जा रहा है। पर अगर वो चीन के दबाव में आ गए या चीन से शिकस्त उनको मिलती है, तो फिर इनकी पूरी कैंपेन फिर टाइम फिस हो जाएगी। अब सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आप इस जवाबी टैरिफ को आप कैसे देखते हैं? चाइना और अमेरिका के बीच में जो इस समय हो रहा है, ये वाकई वाकई में सबकी चिंता बढ़ाता है कि आखिर क्या होगा अब पूरे विश्व में। जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, इस जवाबी टैरिफ या फिर आप इसे व्यापार युद्ध कहिए, इसकी वजह से इसका क्या असर आपको लगता है कि होगा? जी नीलू जी, मेरे ख्याल से संजय भाई ने पूरी दुनिया की सामरिक दृष्टि से दुनिया के मार्केट पे कैसे असर पड़ेगा ये तो बता दिया है। लेकिन सबसे पहले ये वार शुरू किया ट्रंप साहब ने, तो अमेरिका ने ये ट्रेड वार, टैरिफ वार शुरू क्यों किया? क्योंकि अमेरिका का ये मानना था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही था या गलत था, अमेरिका का ये मानना था कि दुनिया भर के लोग अमेरिका से जटिल वैज्ञानिक चीजें तो अमेरिका से खरीद लेते हैं, लेकिन सरल रोजमर्रा की चीजें वापस उनको बेच देते हैं। जैसे अमेरिका से लोग F-16 खरीद लेते हैं, लेकिन वापस अमेरिका को कपड़ा बेच देते हैं। तो अमेरिका को लग रहा था कि उसके जो खुद के पास जो रोजमर्रा की चीजें बनती हैं, जैसे गेहूं बनता है, मक्का बनता है, वो तो सड़ रहा है। उसके पास के लोग केवल महंगी चीजें खरीदने के लिए आते हैं और सस्ती चीजें उसको बेच देते हैं। इसीलिए उसने बैलेंस करने के लिए ये टैरिफ वार शुरू किया। आश्चर्य ये है कि उसने जो टैरिफ वार शुरू किया, उसके 24 घंटे के अंदर चीन ने उनको लाल आंख दिखा दी और अमेरिका के बदले उन्होंने उनके ऊपर रिटेलिएटरी, वापस जवाबी हमला करते हुए 34% टैक्स लगा दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि चीन ने तो लाल आंख दिखा दी, और जहां तक भारत के प्रधान जी की बात है, वो तो कागजी शेर रह गए, लेकिन भारत तो कहीं पर इस पिक्चर में ही नहीं है। अब लगता है कि एक अमेरिका का ग्रिजली बेयर और चाइना का ड्रैगन, ये दोनों लड़ रहा है और कागजी शेर साइड में खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि कागजी शेर का कहीं औकात नहीं दिख रहा है कि इस पूरे महायुद्ध में कहीं पर वो दिखे। तो इससे होगा ये कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हमको पता है अमेरिका में जो किसान है वो बहुत जबरदस्त लॉबी है उनकी, वो किसानों की बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका में, वो वोटर के नाते बहुत बड़ी ताकत है। तो अमेरिका से जो किसान की मशीनें जाती हैं चीन, जैसे कि ट्रैक्टर जाता है, हार्वेस्टर जाता है, उस पर अगर चीन ने टैक्स लगा दिया है, तो इसका मतलब अब अमेरिका से उस तरह की मशीनें अब चीन में नहीं जाएंगी। तो चीन का ये आकलन है कि अमेरिका के जो किसान वोटर हैं, वो ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमको तो तुमने कंगाल कर दिया। तो चीन जो एक खेल रहा है, वो बहुत डीप खेल रहा है, वो बहुत सोच समझ के खेल रहा है। वो रेयर अर्थ के ऊपर, जैसे आपने कहा, ऐसी चीजों के ऊपर लगाना चाह रहा है जो अमेरिका के पास है ही नहीं। जो चीज अमेरिका के पास है नहीं, वो अगर और महंगी हो जाएगी तो अमेरिका की जनता का प्रेशर ट्रंप साहब के ऊपर आ सकता है। अब वो आएगा या नहीं आएगा, ट्रंप साहब आने वाले दिन में क्या करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जो चाल चल रहे हैं, अमेरिका जो सोच रहा है और चीन जो उसका जवाब दे रहा है। अब हुआ यह है कि अब हम, ये तो खैर हो गया ये वैश्विक बात, लेकिन असल बात यह है कि इस पूरे युद्ध में भारत की औसत जनता पे, मेरे और आपके तरह लोगों के जेब के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अब दो हाथी अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग तो छोटे बीच में घास फूस हैं, तो हमारी क्या हालत होगी। मुख्य बात तो यह है कि जनगण मन के दर्शक वो देखना चाहते हैं। वो ठीक है, चीन ने लाल आंख दिखा दी और हमारे प्रधान जी कागजी शेर रह गए, लेकिन उससे जो साधारण जनता है उसको क्या होगा। तो होगा ये आकलन दोनों के बीच में, मतलब अमेरिका का भारत के ऊपर 37% टैरिफ और चीन का अमेरिका के ऊपर 34% रिटेलिएटरी टैरिफ, जवाबी हमला, ये दोनों का निकालने के बाद, ये दोनों का निचोड़ निकालने के बाद भारत के औसत आदमी के रोजमर्रे के चीजों के खर्चे बढ़ेंगे और कभी कभार के खर्चे घटेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, रोजमर्रे की जो चीजें हैं उनका खर्चा बढ़ेगा और कभी कभार जो आप उपयोग करते हैं उन चीजों का रेट थोड़ा घटेगा। जैसे उदाहरण के लिए बासमती चावल 150 रुपए किलो आज मिल रहा है, आने वाले समय में वो 180 रुपए किलो हो जाएगा। क्रोसिन एक साधारण दवाई होती है, 50 रुपए की एक पत्ती मिलती है, आने वाले समय में वो 60 रुपए हो जाएगी। एक कमीज जो हम पहनते हैं वो करीब करीब 500 रुपए की आती है, आने वाले समय में वो 625 रुपए की हो जाएगी। चप्पल जूता जो हम लोग खरीदते हैं, जो करीब करीब 1000 रुपए जोड़ी में आता है, वो करीब करीब 1200 रुपए जोड़ी पड़ जाएगा। चांदी का चेन जो होता है, सिल्वर का जो चेन होता है गले में पहनने वाला, वो एक बनाने का करीब करीब 5000 रुपए अभी आ रहा है, आने वाले समय में वो 6000 हो जाएगा। तो रोजमर्रा की ऐसी चीजों के खर्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ खर्चे घटने भी वाले हैं,
जो कभी कभार खर्चा होता है, जैसे सोयाबीन का तेल अभी 100 रुपए किलो मिल रहा है, आने वाले समय में वो 80 रुपए हो जाएगा। जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, मोटा मोटी अगर मान के चलिए कि 20,000 रुपए का एक फोन आ रहा है, तो आने वाले समय में वो 2,000 घट के 18,000 रुपए में आ जाएगा। आप अगर गाड़ियों का टायर जो लगा रहे हैं, करीब करीब 4,000 रुपए का एक टायर आ जा रहा है, आने वाले समय में वो 3,500 का टायर हो जाएगा। लैपटॉप आप जो खरीदते हैं, नया लैपटॉप खरीदिए तो अंदाजन 50,000 रुपए का आता है, आने वाले समय में वो 45,000 का हो जाएगा। तो होने वाला ये है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमत बढ़ने वाली है और कभी कभार उपयोग करने वाली चीजों की कीमत अब घटने वाली है आज के स्थिति के अनुसार। अब कल ट्रंप साहब इसके जवाब में कुछ और कर दें, चीन कुछ और कर दे तो हम नहीं जानते, लेकिन आज की स्थिति ये है कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत के औसत नागरिक को रोजमर्रा की चीजों में महंगाई बढ़ेगी, कभी कभार खरीदने वाली चीजों के दाम थोड़े से घटेंगे। बाकी सामरिक दृष्टि से देखिए तो इस पूरे प्रकरण में भारत के प्रधान जी कागजी शेर बन के रह गए हैं। चीन ने लाल आंख दिखा दी है, अमेरिका का भी जो भालू है वो उठ के खड़ा हो गया है। भालू और ड्रैगन की एक लड़ाई है और बाकी कागजी शेर साइड में बैठ के देख रहा है। लेकिन संजय, मैं अब आपके पास आती हूँ। आपको लगता है कि कोई भी दोनों देशों में से कोई पीछे हटने की सोच सकते हैं? इतना जब बात आगे बढ़ गई है कि एक जवाबी टैरिफ भी इम्पोज कर दिया है चाइना ने, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई भी देश पीछे हटने की स्थिति में है? और अगर नहीं हटेगा तो फिर टकराव इसका मतलब बढ़ना तय है? सॉरी, मैं ये सोचता हूँ कि इसके साथ काफ़ी जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप इसको इस्तेमाल करके चीन और रूस के बीच में जो मतभेद हैं या जो भी कुछ है, ब्रिक्स है, उसको खंडित करना चाहते हैं, कुछ और भी उनके दिमाग में है। तो वो उम्मीद करेंगे कि इसको इस्तेमाल करें रूस को मदद करने की या चीन के खिलाफ करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस पूरे विश्व वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय चीन है, और चीन को किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं, किसी तरीके से उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। जो मार्को रूबियो है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी भी साजिश यही है किसी तरीके से चीन और रूस के बीच में किसी तरीके से मतभेद पैदा करें, कुछ करें जिससे कि वो उनके बीच में जो निकटता है वो कम हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उसके नतीजे थोड़े दिनों में दिखाई पड़ने लगेंगे। अब इस पूरे ट्रेड, संजय, एक सवाल और भी है कि ये जो ट्रेड वॉर अब जो शुरू हो गई है, इसका जो वर्ल्ड ऑर्डर पे आप कह रहे थे कि इस पर जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? अब इसमें क्या भारत कोई मध्यस्थता कर सकता है या यूरोपियन यूनियन कर सकता है, कोई और एशियाई देश इसमें कर सकता है? इसमें कोई मध्यस्थता से कोई बात बनेगी क्या, कोई मीडिएशन से? नहीं, देखिए चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, उसकी एनालिसिस भी इतनी आसानी से यू कांट हैव इट विद यू ऑल द टाइम, क्योंकि जो इसकी एनालिसिस है वो अपने आप में इनएडिक्वेट महसूस होगी। देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ ट्रंप ने कही है, और ना अगर आपने उस सिग्नल जो उसका जो लीक था उससे अगर आप जोड़ें तो ये है कि अमेरिका का जो यूरोप से पूरा विश्वास उठ गया है। वो यूरोप इस समय यूरोप की युद्ध खत्म होने की बात है, पर यूरोपियन कहते हैं कि हम उनको वी आर नॉट ऑन द टेबल जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो उनको इस बात की बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो यूरोप के साथ और खास के जर्मनी और बड़े बड़े मुल्क जुड़े हुए हैं उनसे उनके मुतालिक हो रही है, पर वो चर्चा में नहीं है, वो जो उनसे चर्चा भी कोई नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि यूरोप का डिवैल्यूएशन हो रहा है और बड़ी तेज़ रफ्तार से हो रहा है, और वो संभव तभी होगा वो ट्रंप की नज़र में जब है ना रूस और चीन के बीच में मतभेद पैदा हो। रूस के साथ है ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं ट्रंप, अगर आप गौर करें, जिसमें कि वो सोचते हैं कि वो किसी तरीके से यूरोप को हानि पहुंचाएंगे और कुछ हद तक चीन को किनारे करेंगे। तो चीन इसलिए रूस के साथ पूरी तरह लगा हुआ, वो जानते हैं कि ट्रंप के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो कई सारे तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई सारे स्ट्रैटेजीज प्ले आउट हो रहे हैं, कुछ है ना किसी चीज़ में कामयाब है, किसी चीज़ में कामयाब नहीं है। पर दुनिया की जो शक्ल है मैं बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी से बदलेगी। यूरोप को लग रहा है कि वो
क्योंकि उनको डिवैल्यू कर रहा है, तो वो लोग अपने को रिआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको फिर हथियार बंद हो जाए। जर्मनी इस समय कोशिश कर रहा है कि फिर से न्यूक्लियर पावर की तरीके बन जाए, जिससे कि उनकी पुरानी जो हैसियत थी वापस आ जाए। फ्रांस भी है ना इस पूरे उसके अंदर, मैक्रोन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो बचे कुचे दिनों में कुछ अपने को असर्ट कर पाए। तो ये अगर चीज़ें हो रही हैं, तो जो क्या नाम है, टैरिफ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रम्प, वो एक है ना इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे मुल्कों को नुकसान पहुंचाएंगे, पर कई सारे मुल्कों को फायदा होगा। हिंदुस्तान के साथ ये हो रहा है, जो मैंने पढ़ा, कितना सही है कितना गलत मैं जानता नहीं, कि कई सारी अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर है ना ऑफशोर कर रही हैं जितनी भी जॉब्स हैं। और ऑफशोर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो अपने मुल्क में नहीं कर सकते, वो हमारे मुल्क में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हायरिंग काफ़ी तेज़ हो गई है। जो कई सारे लोग जो कि नौकरियां नहीं मिलती थी, उनको कुछ है ना अमेरिकी कंपनियों में नौकरी मिल रही है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने दुकानें लगा रहे हैं, या अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, या अपना कंसल्टिंग फर्म खोल रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में तो जब से वो DYE हटा दिया, जितने भी डाइवर्सिटी और ये वाला जो हिसाब से इन्होंने काले गोरों को जो पहले मिश्रित है ना अनिवार्य था, वो सब किनारे कर दिया। इसकी वजह से लोगों को एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि ऐसी जगह की जहाँ पे रंग भेद ना हो, और कोई भी इस नस्ल का आदमी है ना नौकरी कर सके। तो ये सब कहने मतलब कि कई सारे पैरेलल करंट चल रहे हैं इस समय। कोई भी एनालिसिस इतनी जल्दी करना बहुत ही मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं है, गलत साबित होने की पूरी गुंजाइश है। पर हम कई जगह पे ट्रेंड्स देख रहे हैं इस तरीके का। तो आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। सिद्धार्थ मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताएंगे, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन बस अब अंत में सिद्धार्थ आप ही के पास आ रही हूँ कि क्या आप, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही सब कुछ तहस नहस करना शुरू किया था, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप और चाइना मिलकर अब ये पूरे विश्व का बंटाधार करने में लगेंगे? होगा यही कि मैंने वही कहा ना कि एक तरफ अमेरिका का जो ग्रिजली बेयर है वो लड़ेगा, दूसरी तरफ से चीन का ड्रैगन लड़ेगा, और भारत जैसे देश जो अपने आप को शेर मान के चल रहे थे 56 इंच के, वो एक कागजी शेर बन जाएंगे। लेकिन इसमें ये होने वाला बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे संजय भाई ने कहा कि ये जो टैरिफ वार है, ये आने वाले क्या कहते हैं ग्लोबल रीपोजिशनिंग का एक हिस्सा भर है। ये ट्रंप साहब का मतलब ब्रह्मास्त्र ये नहीं है, इनका उनका ये अंतिम क्या कहते हैं उद्देश्य नहीं है। ये एक उद्देश्य ऐसा है कि एक खड़ा पानी को एक बार लकड़ी चला के खराब कर दो, देखो कितनी गंदगी बाहर निकल रही है, कितनी गंदगी बाहर निकलेगी, तो उससे ट्रंप साहब को मालूम पड़ेगा कि कौन अमेरिका के साथ है, कौन अमेरिका के खिलाफ है। क्योंकि हमें पता है कि उनका एक पहले से नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा उनका एक बहुत बड़ा कैंपेन है। तो वो अब चाह रहे हैं कि मैं अलग अलग लोगों के साथ, सबके साथ एक ही तरह का एक व्यवहार करूं, जिससे कि सबको दर्द हो। मतलब आप समझिए कि जब वो टैरिफ का वार शुरू कर रहे हैं, तो उनके पड़ोसी कनाडा को भी उतना ही दर्द है, जितना चीन उनका विरोधी है उसको भी दर्द है, भारत को भी उतना ही दर्द है जो अब की बार ट्रंप सरकार करता था, वेनेजुएला और क्यूबा को भी उतना ही दर्द है जो उनका विरोधी है। सबके साथ एक समान बुरा बर्ताव एक बार करेंगे, देखेंगे कि कौन उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि अपने आप को पोजीशन करने का। इसमें चीन जो है, चीन के साथ क्योंकि इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने भी अपना एक, उन्होंने 2-4 दिन पहले बताया था कि ऐसा होगा तो हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने अभी तक लगाया नहीं है, शायद आने वाले समय में लगाएंगे। लेकिन चीन ने ये दुनिया को बता दिया कि अमेरिका की दादागिरी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है, आज तो मैं ही खड़ा हो सकता हूं। तो चीन ने पूरी दुनिया के सामने एक संदेश दिया है कि अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी, और सबसे पहले उसके बाउंसर पर वापस बाउंसर मारने का काम चीन करेगा। तो इससे क्या होगा, पूरे दुनिया में चीन का एक अपना सामरिक दृष्टि से एक वजूद बढ़ता है, उसको दिखने में वो बहुत ताकतवर दिखता है। और साथ में चीन ने बहुत सोच समझ के रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है। जैसे एप्पल की कंपनी है, जैसे बोइंग के हवाई जहाज हैं, जहां ये हमको पता है अमेरिका के पास मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका सबसे ज्यादा जो अमेरिका से चीजें दुनिया भर को निर्यात होती हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी की चीजें निर्यात होती हैं। जैसे भारत को अमेरिका स्ट्राइकर मिसाइल भी देता है, C-170 हवाई जहाज भी देता है। लेकिन अमेरिका ने इस बार जब भारत के प्रधान जी व्हाइट हाउस गए थे, तो अमेरिका ने मुझसे लिखवा लिया कि भारत अब के बाद से
अमेरिका से कच्चा तेल भी खरीदेगा, बत्तख का मांस भी खरीदेगा और मवेशी का चारा भी खरीदेगा। आप यहां से गए थे उनके साथ डील करने के लिए कि हम हाई टेक्नोलॉजी की चीजें लाएंगे। अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी चीजों के साथ लो टेक्नोलॉजी की चीजें भी उसके पास उपलब्ध हैं। उसके पास गेहूं भी है, उसके पास चावल भी है, उसके पास मक्का भी है, उसके पास कच्चा तेल भी है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है उसके पास से। उसके पास से लोग सिर्फ महंगी चीजें खरीद के जा रहे हैं और सस्ती चीजें उसको दे रहे हैं। तो अमेरिका इस बैलेंस को ठीक करने के लिए भारत को इस बार उसने स्ट्राइकर मिसाइल तो दूर की बात है, C-170 हवाई जहाज दूर की बात है, उसने भारत को मनवा लिया कि आपके बाद से आप बत्तख का मांस भी भारत में ले लेंगे। आप बगल में खाड़ी के देश के बदले अमेरिका जैसे दुनिया के दूसरे कोने से लेके आप कच्चा तेल भी लेंगे, आप अपने मवेशी का चारा भी लेंगे। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि इस टैरिफ वार में उसके पास जो चीजें हैं, जो उसके वोटर, क्योंकि जो वैज्ञानिक चीजें बनती है, तकनीकी रूप से जटिल चीजें बनती है, हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनती है, वो केवल कुछ वैज्ञानिक बनाते हैं, कुछ उद्योगपति बनाते हैं, साधारण वोटर नहीं बनाता। लेकिन साधारण वोटर वोट करता है। साधारण वोटर अमेरिका का चावल गेहूं उगा रहा है, मक्का उगा रहा है, उसका तो उसके पास बाजार नहीं है, उसका तो कोई चीज खरीद नहीं रहा है, उसके पास वो डंप हो जा रहा है, उसके पास वो सड़ रहा है। तो अमेरिका अपने साधारण वोटरों को खुश रखने के लिए जो चीजें उसके पास ज्यादा है उसको बेचना है उसे। इसीलिए भारत सरकार के पास मोदी जी जब गए थे, ट्रंप के साथ मिले थे, तो इस तरह की साधारण साधारण चीजों का उसने समझौता कर लिया। और ये कोशिश, और चीन ने इस चीज को पकड़ लिया कि ये लोग साधारण चीजों में तो हमको भेज रहे हैं, लेकिन ये जो विशेष चीज हमारे पास भेज रहे हैं उसी पर मार कर दो, ताकि इनके यहाँ जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, अमेरिका में बहुत लोग, बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका का जो एक मिडवेस्ट है, मिडवेस्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में वोटर है, और वो शहरी वोटर नहीं है, वो ग्रामीण वोटर हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्शन में मतलब निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वे लोग जो चीज बनाते हैं और जो चीन में पहुंचता है, जैसे ट्रैक्टर पहुंचता है, उस पर चीन ने रोक लगा दी है, ताकि वहां के वोटर खुद ट्रंप पे गुस्सा हो, और वो देखना चाहता है कि ट्रंप साहब इस क्या कहते हैं, चीन के जो रिटेलिएटरी टैरिफ है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर, सोचा समझा हुआ, चीन जो चाल चल रहा है वो बहुत गंभीर और सोच समझ के चल रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका भी यहाँ पर सोच समझ के चल रहा है, लेकिन अमेरिका में केवल ट्रंप साहब सोच समझ के चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास कोई उनकी बहुत अच्छी टीम है जो कि ये सोच समझ के कर रही है। लेकिन चीन जो है इस चीज को पूरे सामरिक दृष्टि से अपने एक्सपर्ट्स को बिठा के किस चीज पर टैक्स लगाने से अमेरिका का वोटर नाराज होगा, उन चीजों पर वो असर करना चाह रहा है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा डैमेज हो। तो मेरे ख्याल से ये एक पूरे दुनिया के सामने आने वाले कुछ महीनों में, मेरे ख्याल से कुछ महीनों में ये खेल स्पष्ट हो जाएगा कि ये दुनिया दो ध्रुवीय हो जाएगी, एक तरफ अमेरिका रहेगा, एक तरफ चीन रहेगा। नहीं, एक छोटा सा सवाल संजय, कि मोदी जी अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में कहां पाते हैं? फिर से जरा बोल सकती हैं आप? मैं कह रही हूँ कि Sorry. डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में मोदी जी अपने आप को कहां पोजीशन करेंगे? जैसे बार बार सिद्धार्थ कह रहे हैं कि एक हैसियत की बात है, मोदी जी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका के कोट टेल्स पकड़ के कहीं ना कहीं पहुंच जाए। वो इसी वजह से ना आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे अमेरिका नाराज हो। उनको लगता है कि अगर किसी तरीके से अमेरिका चीन को शिकस्त या किसी चीन के बराबरी पर पहुंचेंगे तो अमेरिका की मदद से होगी। ये बहुत पुराना एक इनका, मोदी जी का ही नहीं, हमारे पहले सरदार मनमोहन सिंह थे और नरसिम्हा राव थे, जब पूरा उन्होंने टैक्टिकल शिफ्ट करा, वो तभी था कि ना किसी तरीके से अमेरिका के साथ लग लें तो स्थिति बदल सकती है। पर इस समय आज की तारीख में अगर आप गौर करें तो अमेरिका एक कठिन परीक्षा ले रहा है हिंदुस्तान की भी इस दौर से। वो उम्मीद करता है कि इस दौर से निकल जाएंगे तो, और जो अमेरिका और जो आपका ट्रंप शासन है वो कुछ हद तक मदद करेगा, कुछ हद तक है ना इनको काफ़ी हद तक हेल्प मिली। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि कई सारी अमेरिकी कंपनियां हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें संभव नहीं है ट्रंप के मुल्क के अंदर। तो वो सोचते हैं कि इंडिया को ऑफशोरिंग कर सकते हैं, ऑफशोर जॉब्स कर सकते हैं। तो
उम्मीद में क्या होता है, क्या कितने कामयाब हैं कितने नहीं कामयाब है, देखने वाली बात है। पर ये सोचते हैं कि अमेरिका ही हिंदुस्तान को किसी तरीके से नैया पार कराएगा, उसके बिना नहीं होती। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।